साथियों नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार फिर एक बार लॉयर्स एनसीआर पर आपसे मुखातिब हूं और आज मैं दोस्तों बात कर रहा हूं कि गुजारा भत्ता जो कोर्ट करता है या गुजारा भत्ता जो कोर्ट द्वारा तय किया जाता है वो कितना होता है, वो किस हिसाब से तय किया जाता है, किस हिसाब से तय होता है, उसके कौन कौन से रूप हैं। और यदि मान लीजिए यदि आपके ऊपर कोई ऐसा गुजारा भत्ता का केस है तो वह गुजारा भत्ता कितना होगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स ये पूछ रहे थे कि विस्तार से एक वीडियो आप बनाइए गुजारा भत्ता पर। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट में था और ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके विस्तार से बता रहा हूँ आपको। कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि मेरा वेतन यानी सैलरी इतना है, मुझे एक महीने का वेतन इतना ही मिलता है, तो मेरा गुजारा भत्ता कितना होगा। कई लोगों को मालूम नहीं है दोस्त, बल्कि ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि आधी सैलरी वाइफ को मिल जाती है, आधा वेतन वाइफ मेंटेनेंस में ले लेती है। इस तरह की फेक जानकारी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मार्केट में घूम रहा होता है। मज़े की बात, कई बार तो कुछ वकील साहब हैं वो बता देते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर बीच में से किसी वीडियो को आप स्किप करते हैं या जल्दीबाजी में देखने का प्रयास करते हैं तो मुझे लगता है कि आप सही से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपने वीडियो में पूरी जानकारी, पूरी कानूनी जानकारी, पूरी जो है लीगल रेमेडी देता हूँ, पूरी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। और इस प्रयास के क्रम में वीडियो लंबा हो जाएगा और इसलिए ऑडियो कम वीडियो होगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का उसमें आपको पूर्ण जानकारी देना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट नॉलेज देना है, कंप्लीट लीगल इन्फॉर्मेशन देनी है। बाकी वीडियो में आप देख लेंगे हमारा स्पीच और वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए ये बना कि ये वीडियो कुछ लंबा होने वाला है, तो ये ऑडियो कम वीडियो आप सुनिए। अब देखिए, अगर आप स्किप करते हैं तो सभी छोटी छोटी चीज़ों को कवर करने की जो मेरी कोशिश है उससे आप नाकाम हो जाते हैं। इसलिए मैंने पहले ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, आपको मैंने बता दिया है कि कोई भी चीज़ यदि आप छोड़ते हैं इस वीडियो में, आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर जाते हैं। और यहाँ जो भी मैं बताता हूँ इस वीडियो में, जो भी मेरे द्वारा बताया जाता है, सब प्रैक्टिकल नॉलेज है, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो कोर्ट में हम लोग लीड करते हैं, डील करते हैं, जो बहस करते हैं, जो आर्गूमेंट करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं, रिप्लाई फाइल करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। और अगर आपका कोई खुद का मामला, खुद का केस चल रहा हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का चल रहा हो, चाहे वो मेंटेनेंस का चल रहा हो, चाहे वो डाउरी का चल रहा हो, डाउरी प्रोबेशन का चल रहा हो, कोई भी चल रहा हो, क्रिमिनल केस, सिविल केस, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह, तो ये सभी केसेस में अप्लाई होता है जो इन्फॉर्मेशन मैं देने जा रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो मेंटेनेंस गुजारा भत्ता पर है, और अगर आपका कोई खुद का मामला चल रहा हो, जैसा मैंने बताया, तो और ज़रूरी हो जाता है कि आप बहुत गहराई से इस वीडियो को सुनिए। तो चलिए आज का जो ये वीडियो है इसकी शुभारंभ करते हैं। देखिए, मेंटेनेंस, जिससे आप गुजारा भत्ता हिंदी में कहते हैं, कोई भरण पोषण भी कहता है इंग्लिश में मेंटेनेंस, और ये सीआरपीसी 125 में, यानी सीआरपीसी की जो धारा है 125, इसमें तय किया जाता है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में तय किया जाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डीवी एक्ट में भी तय किया जाता है। जो कोर्ट है वो गुजारा भत्ता किस नियम से और किस तरह से तय करता है, यानी कि जो आपका गुजारा भत्ता है, जो आपका मेंटेनेंस है, जो आपका भरण पोषण है, वो कितना होना चाहिए, कितना कोर्ट दे सकता है, इन्हीं मुद्दों पर मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ। और आज जो इस वीडियो में हम सब इस टॉपिक इस पर जो बात कर रहे हैं, गुजारा भत्ता के किस नियम को कोर्ट ध्यान में रखता है या रखा जाना चाहिए, क्या ट्रेंड आज चल रहा है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। इन सारी जानकारी को आपको
इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। स्क्रीन पर भी आप देखते जाइए। पहला तो कि कोर्ट द्वारा गुजारा भत्ता मुख्य रूप से जो मामले होते हैं उसमें दोनों पक्षों के तथ्यों को, दोनों पक्षों के पेटिशन, दोनों पक्षों के द्वारा जो एफिडेविट दिया जाता है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस दिया होता है, तो पिटीशन को भी ध्यान में रखना है और जो हस्बैंड के द्वारा जो रिप्लाई फाइल किया जाता है, जो रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाता है, उसको भी ध्यान में रखकर ही गुजारा भत्ता तय करने का प्रावधान है। दूसरा, प्रमुख रूप से फैमिली कोर्ट द्वारा ज़्यादा आदेश कर दिया जाता है आजकल, और यह जज की महिलावादी सोच का नतीजा भी हो सकता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अगर आप दिल्ली के बाहर जाएं, गुरुग्राम, इधर नोएडा, गाजियाबाद, और दूर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आधे से ज़्यादा जज साहब को, मजिस्ट्रेट को यही नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लैंडमार्क जो गाइडलाइन है, जजमेंट हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया है, कम से कम गाइडलाइन के बारे में नहीं पता होता। बस जो वाइफ ने कह दिया कि एंट्री मेंटेनेंस में इतना मिलना चाहिए, बस उसी के हिसाब से वो 1/3 या जैसे भी डिसाइड कोर्ट कर देता है। कोर्ट को जनरली कोर्ट ये नहीं देखती कि पति का जो बैंक स्टेटमेंट है वो क्या है, पति का जो खर्चा है वो क्या है, किस तरीके से एफिडेविट में क्या चीज़ें लिखा गया है, क्या बैंक की लायबिलिटी है, क्या ईएमआईज हैं, वगैरह वगैरह, ये सब जनरली अवॉइड कोर्ट कर देता है। मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा रूल नहीं है। ये महिलावादी सोच का परिणाम हो सकता है कि मजिस्ट्रेट और या जो फैमिली कोर्ट का जज है वो ऐसा कर देता है। तीसरा, जो व्यक्ति खुद अपनी पैरवी करते हैं उनके विरुद्ध जानबूझकर अधिक गुजारा भत्ता का आदेश किया जाता है, ऐसा भी देखा गया है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने वकील साहब से ही पैरवी करवाएं और कोशिश करें कि कोर्ट में कम से कम आप बोलें और अपने वकील साहब को ही बोलने का मौका दें, वकील साहब ही बहस करें तो ज़्यादा अच्छा है। अन्य जो मुख्य प्रभावी कारक हैं उनमें से भी ध्यान रखने वाली कई बातें हैं, जैसे जहाँ तक संभव हो, यदि आप पति सरकारी नौकरी वाला हो या जिसकी पे स्लिप जनरेट होती है, उन्हें वकील कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट का जो दाव पेच है वो आम आदमी नहीं समझ पाता, वो वकील साहब ही समझ पाएंगे। नेक्स्ट, गुजारा भत्ता के केस को पूरे जोर शोर से और बिल्कुल माइंड का इस्तेमाल करते हुए, जिससे आप बुद्धिमत्ता आप कहते हैं, इंटेलिजेंसी, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको लड़ना चाहिए। नेक्स्ट, कि वकील का जब आप चयन करें तो सावधानी के साथ करें, उनके अनुभव, उनके इंटेलिजेंस और तमाम चीज़ों का आप आकलन करें। कई बार लोग गलत वकील का चयन कर लेते हैं कम पैसे के चक्कर में, या कई लोगों ने अपनी अपनी फीस बताई, उसमें जो सबसे कम फीस बताई उनके पास चले जाते हैं। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि वकील का चयन करते समय बहुत सावधानी से चयन करें। आप फीस भले ही अधिक दें, लेकिन वो आप कम समय में रिजल्ट लेने की कोशिश करें। नेक्स्ट है यह है कि महिला पर उसकी शिक्षा, उसकी पे स्लिप, उसका बिजनेस, व्यवसाय, नौकरी, जॉब संबंधी सभी जानकारी आप इकट्ठा करें, अपने वकील साहब को आप उसे असाइन करें, उन्हें दें, सौंप दें, ताकि वकील साहब बेहतर तरीके से आपके केस को कोर्ट के बीच रख सकें। नेक्स्ट है कि एक बार वकील के सिलेक्शन यानी चयन जिसे आप कहते हैं, अगर आपने कर लिया तो उसके बाद फ्रिक्वेंटली
ना उन पर शक करें ना उन्हें चेंज करें, बल्कि उन पर विश्वास करें और विश्वास के साथ लड़ें। एक पॉइंट और ध्यान रखें कि अगर एक बार आपने वकील कर लिया तो बार बार चेंज करना नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि इस बिंदु पर आप स्टेबल रहें। 125 सीआरपीसी 24 हिंदू मैरिज एक्ट और डीवी, इसी में गुजारा भत्ता कोर्ट द्वारा तय किया जाता है। और ये किस नियम के से तय होता है, कैसे तय होता है, इस पर भी थोड़ा डिस्कस आपसे कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखते रहिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि गुजारा भत्ता के निर्धारण के लिए कोई निश्चित मापदंड नहीं है। ऐसा कोई निश्चित मापदंड नहीं है कि गुजारा भत्ता कितना आदि मिलना चाहिए, कितना देना चाहिए। एक प्रैक्टिकल मापदंड ये है कि जो भी आपका इनकम है उसका 1/3 मैक्सिमम गुजारा भत्ता के रूप में तय किया जा सकता है या तय किया जाना चाहिए। दूसरा कि बेरोजगारों और जो दिहाड़ी मजदूर हैं और उन लोगों का जो वेतन कोर्ट द्वारा अनुमानतः तय करता है कोर्ट, वो अगर आपका वेतन, अगर आप बेरोजगार हैं या फिर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो 5,000 से 10,000 तक मैक्सिमम माना जाता है कितना तय कोर्ट कर देगा। और व्यक्ति के पहनावे के आधार पर भी कई बार तय किया जाता है। अगर उसका पहनावा ओढ़ावा बढ़िया है, कोर्ट में बहुत बड़ा फैंसी कपड़े पहन के गया हुआ है या बिल्कुल बढ़िया से तैयार होकर के जाता है लेकिन करता मजदूरी या दिहाड़ी है का काम करता है, तो फिर कोर्ट कभी कभी 15,000 तक उससे या उससे भी ऊपर कोर्ट कर सकता है। ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट कैसे जज करता है। एक और पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि अगर गुजारा भत्ता में महिला के बेसिक ज़रूरतों का ध्यान रखना होता है, न कि व्यक्तिगत ज़रूरत का ध्यान रखना होता है। लेकिन आज के डेट में जो परिपाटी चल रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फैमिली कोर्ट का, मजिस्ट्रेट हो या फैमिली कोर्ट का जज हो, वो इन परिपाटी को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, जो मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ। खासकर मैं एनसीआर की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों इसका जो मेन पार्ट है इस पर भी थोड़ा चल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं मेन पार्ट क्या होता है। देखिए 125 सीआरपीसी 24 एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट और डीवी डोमेस्टिक वायलेंस, गुजारा भत्ता कोर्ट द्वारा किस नियम के तहत और कैसे तय करता है ये भी आपको जानना जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वेतन 50,000 रुपये है और जो बाकी जो कटौती हैं वो 10,000 रुपये हैं, जिसमें कई बार पीएफ, ईएसआई, अलाउंस, ये वो वगैरह वगैरह ऐसा होता है, तो सब मिलाकर के 10,000 रुपये है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि एक पति का जो इनकम है वो 50,000 वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है। तो अकेली पत्नी का जब गुजारा भत्ता कोर्ट तय करेगा तो चूंकि 50 में 10 तो कट जाता है अदर अलाउंस में, तो बचा 40,000। तो 40,000 का 4 भाग इसमें लगेगा, तो मैक्सिमम 40,000 पे 10,000 कोर्ट गुजारा भत्ता के रूप में, भरण पोषण के रूप में, मेंटेनेंस के रूप में तय कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सैलरी आपकी वही मान लेते हैं 40,000 कट करके आ रहा है, एक बच्चा भी है आपके पास, तब कितना होना चाहिए? तो अगर सैलरी इन हैंड आपको 40,000 मिल रहा है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आप मानकर चलिए कि अगर 3 पार्ट कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 कोर्ट तय कर सकता है। यदि एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि पति पर
अपनी उस पति के जो माता पिता, हस्बैंड के जो माता पिता हैं, भाई हैं अविवाहित हैं, बहन हैं अविवाहित हैं, अगर उनके पक्ष में कोर्ट ने कोई गुजारा भत्ता या ऐसा कोई आदेश दिया हुआ है, और अगर आदेश नहीं भी दिया हुआ है तो उनके ऊपर कुछ खर्चे हैं और इसका बिल जमा आप करते हैं, तो कोर्ट जो है 40,000 में 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 1/5 हिस्सा एक वाइफ को, यानी 8,000 रुपये वाइफ को तय कर सकता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें यही है। अगर बच्चा एक से अधिक है, मान लीजिए 1 से 2, 2, 3 बच्चे हैं, तो मैक्सिमम कोर्ट जो है वो 50,000 की सैलरी वाले का, जिसका इन हैंड 40,000 रुपये आता है, तो मैक्सिमम 12,000 रुपये कोर्ट को तय करना चाहिए, तय करने का प्रावधान है। हालांकि ये कोई रिटन प्रावधान नहीं है, लेकिन एक गाइडलाइन है कोर्ट के लिए, ऐसा करना कोर्ट को करना होता है। अब विशेष परिस्थितियों में यह उससे अधिक भी हो सकता है, जैसे महिला पर हिंसा साबित होना, महिला का शादी के बाद जो है मानसिक संतुलन का खो देना, या कोई इस तरह की घटना घटी है, मान लीजिए आपने मारपीट किया हुआ है, या कोई ऐसा चीज़ हो गया, हाथ पैर टूट गया जो काम नहीं कर सकता, या ऐसी कोई चीज़ें हो गई जो अब प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो सकता, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट जो है मानवता के आधार पर और मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर या भविष्य निधि को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए कोर्ट अधिक भी तय कर सकता है। यदि महिला नौकरी करती है या कहीं पर वेतनभोगी हैं, जॉब करती हैं, सर्विस करती हैं, कहीं कर्मचारी हैं, जो भी आप जैसे भी समझें, मैं एक ही चीज़ शब्द को कई 2-3 तरीके से भी बोलता हूँ, ताकि आप जो गांव में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमारा देश जो है 80% आबादी है वो गांव में रहती है, तो कई लोग इंग्लिश नहीं समझ पाते, इसलिए मैं ज़्यादातर हिंदी का इस्तेमाल भी करता हूँ। तो इस तरह की महिला को गुजारा भत्ता कम या ख़त्म किया जा सकता है। अगर वो महिला जॉब करती है, अगर उस महिला ने दूसरी कोई शादी कर रखी है, अगर ऐसी महिला जो किसी के साथ गैर कह सकते हैं उसको गलत संबंध में रह रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रही हैं, लिव इन में रह रही हैं, तो ऐसी महिला को ख़त्म, जो उसका मेंटेनेंस है, जो ख़त्म कर दिया जा सकता है। ऐसा कानून है, लेकिन आपको ये साबित करना होगा। नेक्स्ट है कि सामान्य तौर पर बच्चे का जो गुजारा भत्ता है वो कम किया जा सकता है, निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चा तो आपका भी है, बच्चे के लिए दोनों का हक बराबर होता है। बच्चे का गुजारा भत्ता लड़का होने पर अधिकतम 25 वर्ष के बाद या रोजगार लगने तक, और लड़की होने पर शादी या रोजगार लगने तक दिया जाता है। कोर्ट इस तरह से तय करता है। इन तीनों पर 125 डीवी 24 एचएमए भी समान रूप से लागू होता है। जो 125 में लागू होता है वो डीवी में भी और एचएमए में भी लागू होता है। नेक्स्ट की तलाक होने के बाद पति के यानी सेकंड मैरिज होने पर अकेली महिला का, अगर अकेली महिला है तो उसको 1/5 हिस्सा 8,000, और बच्चे होने पर 12,000 तक का अधिकतम जो है गुजारा भत्ता, अधिकतम जो मेंटेनेंस है, अधिकतम जो भरण पोषण है वो तय हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, वो भी देख लेते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, सामने वाले वकील की जो संबंधित केस में जो भी आपने जो कह सकते हैं कि सामने वाले वकील का जो गतिविधि है, उन संपूर्ण गतिविधि का विश्लेषण आपको करना होगा और उसे खुद भी लगातार मॉनिटर करना चाहिए। कई बार वकील साहब दूसरी पार्टी से, ऐसा नहीं होता है लेकिन जो मैंने सुना है और जो मैंने कभी कभी देखा है वो बता रहा हूँ। कई बार वकील साहब दूसरी पार्टी से भी मिल जाते हैं। कई बार वकील साहब डेट पे नहीं जा रहे हैं, किसी और को भेज रहे हैं, जूनियर को भेज रहे हैं। कई बार वकील साहब का इंटेंशन सिर्फ डेट लेना हो सकता है। इसलिए आप अपने केस को मॉनिटर करें, आप भी डेट पर जाएं। उपरोक्त सभी के बाद अपने मामले के सामान्य तथ्य वाले जो नवीनतम जजमेंट है, लेटेस्ट जो जजमेंट है कोर्ट का,
माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का, उन जजमेंट को जरूर निकालें जो आपके केस से संबंधित हैं, या कोई आपकी जान पहचान के लोग हैं जो इस तरीके से लीगल जानकारी रखते हैं, उनसे भी आप जानकारी साझा कर सकते हैं। कोर्ट में सिंपली और सरल भाषा में विनयपूर्वक अपना बात रखें, प्रेयर के साथ रखें, और जज से किसी भी अनावश्यक चीज़ों को सीधा ना उलझें, किसी अनावश्यक बातों पर सीधा ना उलझें, झगड़ा नहीं करें। यदि आपको कोई आपत्ति है तो आप लिखित रूप से प्रेयर दे करके, रिक्वेस्ट करके आप अपनी बात रख सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर आपने अपना वकील किया है तो जो पूछा जाए उसका शांति और शांत तौर पर जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देना है, एक लाइन में और एक जवाब देना है, और ज़्यादा घबराना नहीं है। घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, पूरे कॉन्फिडेंस से आपको जवाब देना है, भले ही वो जवाब झूठा ही क्यों ना हो, जवाब कॉन्फिडेंस से देना है। अब ये भी देख लेते हैं कि मुख्य सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए। तो देखिए, मुख्य सावधानी के तौर पर गुजारा भत्ता के केस में आपको इस संपूर्ण प्रक्रिया में, क्योंकि ये जो भी हमने वीडियो बनाया है, आपने जवाब दिया, आपने एप्लीकेशन फाइल किया या एप्लीकेशन का आपने रिप्लाई दिया, चाहे वो इंटरमेंट रिप्लाई हो या मेन पिटिशन का रिप्लाई हो, वहाँ से लेकर मेन पिटिशन तक का जो आदेश होता है, तब से लेकर लास्ट तक की प्रक्रिया, ये मेनली उस पर डिपेंड है। ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको जवाब देना चाहिए, कैसे आपको रिप्लाई करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आप केस को लीड कर सकते हैं, कैसे आप मेंटेनेंस कम करवा सकते हैं, तो ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। इस दौरान जो भी सावधानी रखनी है आपको, वो क्या रखनी है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले जो गुजारा भत्ता के रूप में, गुजारा भत्ता के सभी मामलों के कानून के ऊपर नहीं उलझना है। कई बार जज साहब कानून के बियॉन्ड भी जजमेंट पास करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, जज अपना मनमानी भी करते हैं, तो आपको उलझना नहीं। आप उसके लिए आप लिखित रूप से आप अपीलिएट कोर्ट में अपील करना है, आपने उसी कोर्ट से प्रेयर करना है। गुजारा भत्ता के मामले में बहस जो है वो कोशिश करना है कि मॉर्निंग सेशन में ही करें, कोर्ट खुलते ही करा लें। कोर्ट के लंच ब्रेक के बाद कभी भी गुजारा भत्ता के केस में बहस नहीं करें। हमने प्रैक्टिकली कई बार देखा है कि वकील साहब लंच ब्रेक के बाद गुजारा भत्ता का केस पर बहस करते हैं। यदि लंच के बाद करते हैं तो एक बार जज का जो मूड है वो ज़रूर आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जनरली लंच ब्रेक के बाद जो जज होते हैं उनका मूड सही नहीं होता है। लंच ब्रेक के बाद पहले क्या है, कई बार सभी फाइलों का एक तो ऑर्डर पास करना है, उसका जो है वो लोड होता है जज पर। उसके बाद जो है वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है जज, इतने लोगों की बात सुनते सुनते, बहस सुनते सुनते, आर्गू करते करते, आर्गू कराते कराते जज साहब जो है बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब खुद भी जज थका होता है तो वो सोचता है कि जितना जल्दी हो सके कंक्लूड करें। कई बार वो सोचता है कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ। कई बार वो आपको ऊपर फायर हो जाता है, कई बार वो आपकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता। इस वजह से आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगा कि मैं प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ कि जब भी आप आर्गूमेंट का टाइम लें तो आप सुबह का टाइम लें। सुबह कोर्ट खुलते ही आप अगर आर्गूमेंट का टाइम लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। सेकंड हाफ में बिल्कुल आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। अगली तारीख आप भले ले लें, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का बाद का डेट ले लें, लेकिन सेकंड में लंच के बाद कभी भी आर्गूमेंट नहीं करें, क्योंकि जज का मूड बहुत बेहतर, बहुत बढ़िया नहीं होता। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। यदि बहस चल रही हो तो बहस के दौरान यह पूछा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बहस के दौरान कई बार पूछा जाता है कि क्या आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। तो देखिए, आप क्या जवाब देंगे, आप एक बार सोच लीजिएगा इसका, आपको जवाब क्या देना है ये आपको तय करना होता है और इमीडिएट तय करना पड़ता है। जैसा आप पूछे और आपको जवाब देना है, ये पहले से आपको रेडी रखना चाहिए।
कि अगर जज साहब ने ऐसा पूछा और जज साहब ऐसा पूछेंगे ही, वहाँ आपको क्या जवाब देना है। हमारे हिसाब से तो हम इसका जवाब आपको बताएंगे, और वो जवाब यही है कि यदि आप रखना चाहते हैं तो हाँ बोल दीजिए, और यदि आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप ना बोल दीजिए, क्योंकि आपके हाँ बोल देने से कोई फर्क इस केस पर नहीं पड़ेगा। इस केस पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यदि मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो जाता है तो आप ये समझिए कि आपके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं आगे के लिए। जितनी रास्ते पहले बने होते हैं उससे कई गुना रास्ते आगे के लिए खुल जाते हैं डाइवोर्स के लिए। आगे जो आप चाहते हो वो आपको मिल सकता है, बल्कि मिल जाएगा, क्योंकि मेंटेनेंस ऑर्डर होते ही आपके बहुत सारे रास्ते, लीगल रास्ते ओपन हो जाते हैं, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पर निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि क्यों निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्या क्या रास्ते खुलते हैं, आपके कौन से रास्ते किस तरीके से खुलते हैं, सब आपको अगली वीडियो में, किसी वीडियो में मैं बताऊंगा। कोर्ट को आप क्लियर बता सकते हैं कि सॉरी सर, एक तो ये रहना नहीं चाहती है, दूसरा कि इतने सारे केस मेरे ऊपर, मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे रिश्तेदार के ऊपर इन्होंने कर दिया है, और इतने सारे झूठ एलिगेशन इन्होंने लगाया, इतने सारे ट्रायल झेलने के बाद अब मेरा मन नहीं है कि मैं इसको अपने घर में रखूं, क्योंकि घर की इज्जत को तो बाउंड्री के बाहर सरेआम नीलाम करती है। तो अब मुझे सर रखने का मन नहीं है। फिर भी कोर्ट का जो आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। आप इस तरीके से आप एक सिंपल आंसर दे सकते हैं। यदि आपको घुमा के आंसर देना है तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर हमारे बोलने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमने तो पहले स्तर पे कोर्ट में आने से पहले प्रयास किया ही था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आप एक बार, या ये कोर्ट एक बार इनसे पूछ लें कि ये क्या चाहती हैं, क्या ये रहना चाहती हैं, और नहीं तो आप कम से कम सिर्फ सॉरी सर भी बोल सकते हैं, इससे भी आपका काम चल जाएगा। आप इतना भी बोल सकते हैं, इससे आगे आपको कुछ भी नहीं बोलने की ज़रूरत है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इससे आगे आपको नहीं बोलना है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि जब आपको लगे, एक एज है कि इफ़ कैन नॉट कन्विंस देम देन एटलीस्ट कन्फ्यूज देम। अगर आप किसी को कन्विंस नहीं करते हैं तो आप कन्फ्यूज करके छोड़ दीजिए, ये सबसे बेस्ट वे होता माना जाता है। तो आज मैंने आपको CRPC सेक्शन 125 यानी गुजारा भत्ता के कानून के बारे में, 125 के बारे में, DV केस में गुजारा भत्ता के बारे में, और हिंदू मैरिज एक्ट के गुजारा भत्ता के केस के बारे में विस्तार से बताया। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको कोई वीडियो कैसा लगा? अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके अलावा अगर आप आपका कोई आदेश है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपके आदेश को, आपके सुझाव को मानूं और आगे की जो वीडियो बनाएं उसमें और बेहतर तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करें। अभी तक अगर आपने लॉयर्स चेयर को, लॉयर्स NCR को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लॉयर्स NCR को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमें हौसला अफजाई करिए, ताकि मैं आपको नए नए टॉपिक पर, जो आज का जो सूरत हाल है कोर्ट कचहरी का, उन मुद्दों पर, करंट मुद्दों पर मैं आपसे आकर के जानकारी साझा करूं, ताकि आप अपने अपने केस में इस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए केस को लीड करें, जीतें, और जो लोग झूठे केस करने वाले लोग हैं उनको आप छठी का दूध याद करा सके। आज इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। आपने बेसब्री से इस वीडियो को सुना, आखिरी तक सुना, स्किप बिल्कुल नहीं किया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। आगे मैं फिर आपसे मुखातिब होगा किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, नमस्कार।